हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुंबई शहर की सनशाइन कॉलोनी में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था जिसका नाम होटल गोल्डन हाइट्स था। वो एक 5 स्टार रेस्टोरेंट और होटल था। उसका मालिक एक अमीर आदमी होता है जिसका नाम मनमोहन होता है। मनमोहन पैसे और मन दोनों से ही खूब धनी होता है। वो बहुत नेक ख्याल और बड़े दिलवाला व्यक्ति होता है। सर वो मुझसे 2 कांच के बर्तन टूट गए हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा सर। चाहे तो आप मेरी तनख्वाह मत दीजिए इस महीने की, लेकिन मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। अरे कैसी बातें कर रहा है राजू। अरे तू चिंता मत कर और इतना घबरा मत। अरे इंसान है तू, कोई मशीन नहीं। गलतियां तो होंगी ही ना। चिल कर। मैं नहीं तेरी तनख्वाह काटने वाला और ना ही तुझे नौकरी से निकालने वाला हूं। क्या सच में? सर आप सच में कमाल के हो। आप जैसा कोई नहीं। मनमोहन सभी के साथ अच्छी तरह पेश आता, फिर चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। मनमोहन अपनी बीवी डिम्पल और छोटी बेटी तारा के साथ एक बड़े से बंगले में रहा करता था। वो अपनी बीवी और बेटी से बहुत प्यार करता था। रेस्टोरेंट में सभी उसके हाथ की बनी सभी डिशेस की खूब तारीफ किया करते। अरे वाह मनमोहन सर, आप तो हमसे भी बड़े टैलेंटेड और माहिर शेफ निकले। मतलब आपके बनाई खाने की खुशबू ही इतनी बेहतरीन है तो स्वाद पर तो बेशक 4 चांद लग ही गए होंगे। हाँ सर जी, आप इतने बड़े रेस्टोरेंट के मालिक होकर भी हम शेफ्स के साथ आकर हमारी मदद करते हो। इतना अच्छा खाना बना लेते हो आप। बहुत डाउन टू अर्थ हो। आप बेमिसाल हो सर। अरे बस इतनी भी तारीफ मत करो मेरी, वरना मुझे शुगर हो जाएगा। शुगर से याद आया, हाँ फतेह, वो चीनी का जार पास करो। जी सर, ये लो। मनमोहन के जीवन में सब कुशल मंगल चल रहा होता है। रेस्टोरेंट भी गुजरते समय के साथ पूरे शहर में और भी ज्यादा मशहूर होने लगता है। लेकिन एक रात एक ऐसी अनहोनी हो जाती है जो सब कुछ तबाह कर देती है। रेस्टोरेंट में सिलेंडर फटने के कारण ब्लास्ट हो जाता है और पूरा रेस्टोरेंट जलकर खाक हो जाता है। भगवान की कृपा दृष्टि से किसी की जान नहीं जाती, लेकिन 13 लोग घायल हो जाते हैं, जिनमें से एक खुद मनमोहन भी होता है। रात के कुछ लगभग 2 बज रहे थे। रेस्टोरेंट का आधा स्टाफ जा चुका था। रेस्टोरेंट बाहर से बंद कर दिया था, लेकिन मैं और मेरे साथ 12 लोगों का स्टाफ सारा मैनेजमेंट समेट रहे थे और सिलेंडर फट गया। वो तो शुक्र है कि वक्त रहते ही हम सब बाहर भाग आए। सब कुछ बर्बाद हो गया डिम्पल, सब कुछ बर्बाद हो गया। मनमोहन, हिम्मत मत हारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम्हारी और उन बाकी 12 लोगों की जान बच गई। यस पापा, तारा के होते हुए उसके पापा को कुछ नहीं हो सकता। अरे मेरा बच्चा, आओ पापा को झप्पी दो बेटा। इतने बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट के बर्बाद होने पर मनमोहन बुरी तरह लॉस में चला जाता है। यहाँ तक कि उसे अपने बंगले तक को बेचना पड़ता है। वो सब कुछ बेच बाच कर गाँव चला जाता है। गाँव में उसकी चाची रहा करती थी जिनका नाम कावेरी होता है। मनमोहन बेटा, तुम जरा भी चिंता मत करो। यहाँ गांव में तुम्हें कहीं ना कहीं नौकरी लग ही जाएगी। अब जो होना था वो हो गया। उसे हम ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर से शुरुआत करके सब कुछ फिर से बनाने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। मैं तो पूरी तरह उम्मीद खो चुका हूं, लेकिन फिर भी हिम्मत बांधनी होगी। यूं इस तरह हार नहीं मान सकता। पहले जाकर तारा का गांव के स्कूल में एडमिशन करा देता हूं, फिर नौकरी की तलाश करने लगता हूं। मनमोहन तारा का एडमिशन कराकर गांव में जगह जगह जाकर नौकरी ढूंढने लगता है। तभी एक जगह पर उस पर एक आदमी हंसता है और उसका मजाक उड़ाता है। अरे ये देख, ये तो शहर के सबसे बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट के मालिक आज हमसे नौकरी मांगने आए हैं। बेचारा इतना अमीर था और आज देखो क्या से क्या हो गया। अब तो तू कटोरा लेकर ही घूम मनमोहन। अपनी हद में रह और तमीज से पेश आ, समझा ना? वरना तेरी हड्डी पसली एक करने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा।
मनमोहन एक हफ्ते तक यहाँ से वहाँ दर दर भटक कर नौकरी ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं लगती। वो बहुत दुखी हो जाता है। वो एक दिन यूं ही घर के स्टोर रूम की सफाई कर रहा होता है, तभी उसे एक साइकिल मिलती है। ये साइकिल चाचू की है क्या? नहीं मनमोहन बेटा, ये तो जेठ जी यानी तुम्हारे पापा की साइकिल थी। वो हर रविवार को इस पर सवार होकर जेठानी जी के साथ घूमने जाया करते थे और तुम भी इस पर बैठकर जाया करते थे। लेकिन तुम्हारे चाचू पापा और माँ के जाने के बाद यही इसी स्टोर रूम में पड़ी है सालों से। कावेरी और मनमोहन भावुक हो जाते हैं। मनमोहन हिम्मत न हारकर रोजाना सुबह जल्दी उठकर गांव के मंदिर में जाया करता और भगवान जी के आशीर्वाद को लेकर वो नौकरी की तलाश करने चला जाता। वो बहुत परिश्रम करता है, लेकिन फलस्वरूप उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी एक दिन भूख लगने पर वो देखता है कि गांव में एक आदमी साइकिल पर खाना बेच रहा है और उसके साइकिल ढाबे पर ग्राहकों की लंबी कतार लगी हुई है। ये देख मनमोहन चकित हो जाता है। ये क्या, ये तो गजब हो गया। एक साइकिल ढाबा के बाहर इतने लोगों की लंबी लाइन। मैं जब से यहां आया हूं तब से देख रहा हूं कि ज्यादातर साइकिल पर बेचे जाने वाला खाना ही गांव वाले ज्यादा खा रहे हैं। क्यों ना मैं भी एक साइकिल ढाबा खोल लूं। नौकरी तो मुझे मिलने से रही, और रही बात साइकिल की, तो वो तो है ही ना। पापा की साइकिल को मैं इस्तेमाल करूंगा। मनमोहन तय कर लेता है कि अभी वो साइकिल ढाबा खोलकर ही रहेगा। वो अपने स्वर्गवासी पापा की पुरानी साइकिल को ठीक करता है, सजावट करता है और उस पर एक सुंदर सा बोर्ड लगाता है जिस पर लिखा होता है मनमोहन साइकिल ढाबा। वाह मनमोहन, तुमने तो इस पुरानी साइकिल को एकदम से ब्रांड न्यू बना दिया है। वाह! भगवान जी तुझे खूब तरक्की सफलता दे बेटा। मैं भगवान जी से बस यही कामना करती हूँ। पापा आप देखना, आप इस नए टेस्ट में पक्का आउट ऑफ मार्क्स लाओगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मेरी तारा प्रिंसेस। मनमोहन गर्मा गर्म कंटेनर्स में खाना रख के साइकिल पर रखता है और गांव की गली गली जाकर खाना बेचने लगता है। कुछ ही देर में उसके साइकिल ढाबे पर ढेर सारे लोग खाना खाने आ जाते हैं और तो और सभी उसके हाथ का खाना खाकर उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अरे वाह, क्या खाना है भैया। आपके साथ इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी आपने वही हिम्मत नहीं हारी और ये साइकिल ढाबा खोला। आपकी स्टोरी सच में काफी प्रेरणादायक है। अरे इतना अच्छा खाना तो सच में मैंने कभी नहीं खाया है। बहुत कमाल का साइकिल ढाबा है आपका भाई साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मनमोहन अपने साइकिल ढाबे से पैसे कमाकर उन्हें इकट्ठा करने लगता है और तो और वो अखबार और इंटरनेट पर भी बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। इतना बड़ा आदमी एक साइकिल ढाबे वाला बन गया है, इस बात से सभी को बहुत बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन वो मनमोहन पैसों को इकट्ठा करके गांव में एक बड़ा 5 स्टार रेस्टोरेंट खोलता है और उसकी रिबन कटिंग सेरेमनी में वो अपनी चाची जी को भी रिबन काटने को कहता है। मनमोहन बेटा, तू ही है वो जिसने इस गांव का सबसे पहला 5 स्टार रेस्टोरेंट खोला। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है बेटा। साइकिल ढाबा के साथ पापा की साइकिल के रूप में उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ ही था, और आज शायद उसी आशीर्वाद का नतीजा है यह रेस्टोरेंट। कावेरी रिबन कट करके रेस्टोरेंट का उद्घाटन करती है और इसी तरह मनमोहन अब हर एक शहर में अपने रेस्टोरेंट के चेन्स ओपन करता है और अपने जीवन में बहुत तरक्की करता है। शिखरपुर नामक एक गांव में भूषण अपनी बीवी फाल्गुनी और 2 छोटे बेटे बेटी राधा और राजू के साथ रहा करता था। भूषण अपने खेत में सब्जियां उगाता था और उन्हें बाजार में जाकर बेचा करता था। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा हरे भरे सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। अरे भाई साहब, मुझे 2 किलो भिंडी और टमाटर दे दो। अरे भूषण भाई, तुम्हारे खेत की सब्जियां पूरे बाजार में सबसे फ्रेश और स्वादिष्ट होती हैं। मुझे 3 किलो प्याज और 2 बड़ी जोड़ी मेथी देना, और साथ ही 20 रुपए का थोड़ा पुदीना भी डाल देना। जी शुक्रिया, मैं अभी आपकी सब्जियां पैक कर देता हूँ।
भूषण अपने खेत में सब्जियों को बहुत ही प्यार और स्नेह से उगाता। गर्मी का मौसम आ चुका था। तपती धूप में भूषण सब्जियां बेचता। उसकी बीवी उसे रोज जाते समय ठंडा ठंडा नींबू पानी बना कर देती। जल्दी करो फाल्गुनी, मुझे देरी हो रही है बाबा। ये लीजिए, वो पड़ोस वाली लतिका जी है ना, उनके यहाँ फ्रिज से बर्फ लेने गई थी। वो इतनी अमीर हैं, लेकिन उनमें रत्ती भर का घमंड नहीं है। उनके घर गई तभी ऐसे लगा जैसे रेगिस्तान से हिमाचल की पहाड़ियों में चली गई क्योंकि उनके घर में तो हर तरफ एसी लगी हुई थी। काश हमारे पास भी एसी होता। दिन में सपने मत देखो और जल्दी से ये नींबू पानी का गिलास मुझे पकड़ा दो, ताकि मैं इसे पीकर सब्जी बेचने के लिए निकलूं। एक तो पहले ही सूरज सर पर चढ़ चुका है और आज बहुत लेट भी हो गया है। भूषण ठंडा ठंडा नींबू पानी पीता है और वो सब्जी बेचने निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर कदम रखता है, अचानक से जमीन में क्रैक्स होने लगते हैं और एक खतरनाक भूकंप आ जाता है जो पूरा गांव तबाह करके रख देता है। आधा गांव उस भयानक भूकंप में खत्म हो जाता है। भूषण, फाल्गुनी और राधा, राजू चारों सही सलामत बच जाते हैं, लेकिन उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अब वो सड़क पर आ चुके थे। भीषण गर्मी में वो चारों यहाँ से वहां नंगे पांव भटकते फिरते हैं। माँ पापा, मेरे पाँव बहुत जल रहे हैं। और मेरे भी माँ पापा। राधा बिटिया, तू मेरे पास आ। राजू बेटा आओ। भूषण राधा को अपनी गोदी में उठाकर चलता है और फाल्गुनी राजू को अपनी गोदी में उठाकर चलती है। दोनों मियाँ बीवी के पैरों पर मानो अंगारों जैसे चटके लगते हैं। उनके आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन वो दोनों अपने बच्चों के लिए उफ तक नहीं करते। वो सभी एक नदी किनारे रुककर पानी पीते हैं और एक पेड़ की छांव में झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगते हैं। एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया, मेरी खेती, मेरा घर, सब कुछ। अब हम कैसे जिएंगे इस जान लेने वाली भयंकर गर्मी में? हमारे बच्चे। जी, आप इस तरह हिम्मत हारेंगे तो कैसे चलेगा भला? हम दोनों अपने बच्चों के लिए मेहनत करेंगे, उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। फाल्गुनी और भूषण दोनों ही एक अमीर आदमी के यहाँ नौकरों वाला काम ढूंढ लेते हैं और वहीं पर काम करने लगते हैं। उस अमीर आदमी का नाम धनराज होता है और वो अपनी बीवी सागरिका और छोटी बेटी टीना के साथ रहता था। उनके घर में हर एक कमरे में एसी लगा हुआ था। एक दिन जब राजू और राधा दोनों ही अपने माँ पापा संग काम पर आते हैं, तभी वो टीना के कमरे में बाहर चुपके से देखते हैं। टीना, ये लो बेटा, आइसक्रीम, कपकेक और कोल्ड ड्रिंक्स। आराम से बैठकर पियो और अपना फेवरेट कार्टून देखो। इसके बाद स्टडी करना है आपको, ओके बेटा? हाँ मम्मा, मैं एक बार में समझ जाती हूँ। आप बार बार मत बोला करो। मुझे एक ही चीज, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। ठीक है बाबा, जरा कुछ बोलो नहीं कि बस हिटलर बन जाती है। अच्छा, मैं एसी ऑन करके जा रही हूँ। जब ज्यादा ठंडा लगे तब एसी ऑफ कर देना, ओके? ओके। सागरिका टीना के कमरे की एसी ऑन करके चली जाती है और उस कमरे से ठंडी ठंडी हवा बाहर भी आ रही थी, जिसका आनंद राधा और राजू चुपके से उठा रहे थे। वाह यार राजू, है ये टीना कितनी भाग्यवान है ना, इसके कमरे में तो एसी है। हाँ हाँ राधा, काश हम भी एसी में ही रह पाते। तभी टीना उन दोनों को देख लेती है और वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तुम दोनों गरीब फटीचर लोग यहाँ पर मेरे कमरे के बाहर खड़े रहकर फ्री फंड में एसी की हवा खा रहे हो। बेवकूफ, बेशर्मो, हाँ निकल जाओ यहाँ से। टीना उन दोनों को धक्का मार कर गिरा देती है। तभी वहां पर धनराज, सागरिका, भूषण और फाल्गुनी आ जाते हैं। राधा, राधा बिटिया, राजू बेटा, तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? नहीं पापा, हम ठीक हैं। पक्का ना बच्चों? हाँ माँ, पक्का। मम्मा, पापा, ये दोनों गरीब मेरे रूम के बाहर खड़े होकर एसी की हवा खा रहे थे। सागरिका और धनराज गुस्सा हो जाते हैं और फाल्गुनी और भूषण को खूब सुनाते हैं। अरे तमीज वगैरह कुछ सिखाया है कि नहीं तुम दोनों ने अपने बच्चों को? हमने गलती कर दी जो तुम्हारे गंदे घटिया बच्चों को हमारे साफ और सुंदर से घर में आने दिया। इनसे कहो कि अभी के अभी यहाँ से रफा दफा हो जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मालकिन, मैंने कहा ना, निकालो इस कचरे को मेरे शीश महल से बाहर, वरना मैं तुम दोनों को काम से हटा दूंगी और किसी और को रख लूंगी। समझ गए तुम दोनों?
मजबूर और लाचार फाल्गुनी और भूषण राधा और राजू को झोपड़ी वापस जाने कहते हैं और वो दोनों भी बिना कुछ कहे चुपचाप चले भी जाते हैं। कुछ दिनों बाद थोड़े बहुत पैसे आने के बाद वो लोग एक छोटे से किराए के मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। तभी माँ पापा, हम अब एक घर में रहने तो आ गए, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक पंखा ही है। क्या हम अपने घर में एक एसी लगा लें? हाँ माँ पापा, हमें भी टीना की तरह एसी के कमरे में रहना है और ठंडी ठंडी हवा खाते हुए सोना है। हाय, कितना सुंदर लगेगा फिर तो। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, लेकिन मैं तुम्हारी ये मांग पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि हम इतने पैसे नहीं कमाते जो हम एसी खरीद सकें। माफ करना बच्चों, माफ करना। रूठो मत, मेरे पास एक उपाय है जिससे एसी की जैसी हवा लगेगी, लेकिन ये वाली एसी थोड़ी देसी और अतरंगी है। फाल्गुनी गीले रजाइयों को खिड़कियों पर टांगती है जिससे घर ठंडा हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों बच्चों का मुंह उतरा हुआ ही रहता है। फाल्गुनी और भूषण भी बहुत दुखी होते हैं। एक दिन भरी दोपहर में जब सागरिका बंगले के गार्डन एरिया में पौधों को पानी दे रही होती है, तभी दो गुंडे आकर उसे एक वैन में किडनैप करके चले जाते हैं। मालकिन! फाल्गुनी, चलो जल्दी, हम साइकिल पर सवार होकर उनका पीछा करेंगे। तुम साइकिल के पीछे बैठकर पुलिस को फोन लगाओ, तब तक जल्दी जल्दी। भूषण और फाल्गुनी दोनों साइकिल पर सवार होकर उन गुंडों की वैन का पीछा करते हैं और आखिरकार उन्हें रोक ही देते हैं। फाल्गुनी सागरिका को गुंडे से अलग करती है और भूषण उन गुंडों को खूब पीटता है। उतने में वहां पर पुलिस आ जाती है और उन दोनों बदमाश गुंडों को गिरफ्तार कर लेते हैं। बाद में जब धनराज और टीना को ये बात पता चलती है, तब उन्हें भी अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी महसूस होती है। धन्यवाद भूषण, फाल्गुनी, मैंने तुम दोनों के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन तुम दोनों ने फिर भी मेरी जान बचाई, अपनी जान जोखिम में डालकर। थैंक यू अंकल आंटी, मेरी मम्मी की जान बचाने के लिए। मेरी तरफ से आपको और राधा राजू को भी सॉरी। ये लो भूषण, मना मत करना। इन पैसों को हमारी तरफ से प्यार भरा नजराना समझना। हमें अपनी गलती का पश्चाताप हो चुका है। वो तीनों भूषण और फाल्गुनी से माफी मांगते हैं और भूषण और फाल्गुनी उन पैसों से अपने घर के लिए एसी खरीदते हैं और वो चारों एसी में रहकर बहुत खुश होते हैं। ये हमारे घर एसी आ गई, एसी आ गई। राधा और राजू तो खुशी के मारे झूमते नाचने लगते हैं। इस तरह वो लोग हंसी खुशी से एक साथ एक सुंदर सा जीवन बिताते हैं। शीला अपने सास गायत्री और पति के साथ एक छोटे से गांव में रहती है। रात के समय दोनों सास बहू बेटे सुधीर का इंतजार कर रहे होते हैं। अरे ये सुधीर कहाँ रह गया, इतनी रात हो गई है, उसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। माँ जी, इनका तो कुछ पता रहता भी नहीं है। हाँ, कब घर आते हैं, कब घर से जाते हैं, घर की कोई चिंता भी नहीं है। बहू, सुधीर को समझाने का भी कोई फायदा नहीं है, वो किसी की सुनता भी नहीं है, हर वक्त बस अपनी ही चलाता है। तभी सुधीर नशे में धुत होकर घर आता है। ये क्या है? खाना क्यों नहीं बना अब तक? और तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो? तू फिर से आज पी कर आ गया। अरे तुझे कितनी बार समझाया, इतना मत पिया कर, तेरी वजह से घर के हालात और खराब हो रहे हैं। तुझे घर दिखाई नहीं देता है क्या? नहीं, मुझे घर नहीं दिखाई देता है, मुझे तो बस अपनी शराब दिखाई देती है। और जल्दी से मेरे लिए खाना लगाओ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। अरे घर में खाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना, राशन खत्म हो गया है। आपको कितनी बार कहा है राशन ले आइए, लेकिन आपको अपनी शराब के आगे कहाँ ही कुछ दिखता है। मुझसे जुबान लड़ा रही है? राशन चाहिए, जा नहीं लाया राशन, जो करना है कर ले। एक तो पति थका हारा घर आता है, पति को पानी पूछने की जगह ताने दिए जा रहे हैं। सुधीर नशे की वजह से अक्सर अपने परिवार वालों के साथ बहुत ही गलत बर्ताव करता है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद शीला खाना बनाने जाती है तो देखती है घर का राशन खत्म हो गया है। हे भगवान, अब क्या होगा? घर में तो बिल्कुल भी राशन नहीं है। कुछ दिन पहले जो उधार राशन लाई थी वो भी खत्म हो गया। अब घर में खाना क्या बनेगा? शीला काफी उदास बैठी होती है। तभी वहां गायत्री आती है। बहू, क्या हुआ? तो इतना उदास क्यों बैठी है? माँ जी, अब मैं आपको क्या बताऊं, घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है और ना ही हाथ में पैसे। उधार जो राशन लाई थी वो भी खत्म हो गया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा हम लोग खाएंगे क्या। दुकान वाला भी अब तो उधार नहीं देगा, क्योंकि पहले का ही उधार चुकाया नहीं हमने।
बहू, अब बस बहुत हो गया है। हम कब तक ऐसे ही हालातों की वजह से हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे? मुझे यही लगता है कि अब हमें कोई भी काम करना चाहिए। माँ जी, मुझे भी यही लगता है कि हम कोई काम करते हैं, किसी के आगे हाथ फैलाने से तो अच्छा ही रहेगा ना कि हम कोई काम करें। लेकिन माँ जी, हम करें तो क्या करें? हमें तो कुछ आता भी नहीं है। बहू, ये सवाल तो तूने बिल्कुल सही किया है। हम तो कुछ खाने पीने का भी नहीं बेच सकते हैं। मुझे तो बस दाल चावल ही आता है, और वो तो कोई खाएगा भी नहीं। अरे माँ जी, हम पानी पूरी बेच सकते हैं। आपको पता है, मायके में मैं जब भी पानी पूरी बनाती थी ना, तो वहाँ आसपास के लोगों को भी बहुत पसंद आता था। सब खाने के लिए आते थे। बहू, फिर सोचना क्या है, हम पानी पूरी का ही ठेला लगाते हैं। दिशा मिलते ही दोनों सास बहू अब अपना पानी पूरी का ठेला लगाने लगती हैं। आओ भाई, सास बहू की बढ़िया पानी पूरी खाओ। ऐसी पानी पूरी आपने कभी नहीं खाई होगी। एक बार खाओगे बार बार आओगे। सोचना क्या है भाई, आओ आओ, पानी पूरी खाओ बढ़िया वाली। ऐसी पानी पूरी कहीं मिलेगी नहीं। हाँ हाँ भाइयों और बहनों, आओ पानी पूरी खाओ। दोनों बाजार के बीच में अपना ठेला लगाते हैं। आंटी, पानी पूरी कितने की है? बेटा, 10 की 6 पानी पूरी है। आंटी, हर जगह तो 10 की 4 पानी पूरी है। आप इतने कम पैसों में इतनी ज्यादा पानी पूरी क्यों दे रही हो? बेटा, हम तो बस चाहते हैं कि लोग यहाँ पानी पूरी खाने आए तो उनके यहाँ से वापस जाने से पहले उनके मुंह से हमारी पानी पूरी का स्वाद ना चला जाए, इसीलिए थोड़ी ज्यादा दे रहे हैं। आंटी, मुझे भी खिला दीजिए। ऐसे कुछ दिनों में दोनों सास बहू का पानी पूरी ठेला काफी मशहूर हो जाता है। हर किसी को उनकी बनाई पानी पूरी काफी पसंद आ रही थी। माँ जी, हमारा पानी पूरी का ठेला तो काफी अच्छा चल रहा है, लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है। हाँ बहू, ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। अच्छा है, अब हमें सुधीर के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सास बहू अब अपना काम कर रही है। धीरे धीरे सब ठीक होने लग रहा था, लेकिन सास बहू के पानी पूरी ठेले की वजह से आसपास के ठेले वालों का काम नहीं चल रहा था। बस बहुत हो गया, इन दोनों सास बहू की वजह से हमारा काम नहीं चलता। अब इनको ज्यादा दिन इस बाजार में नहीं रहने देंगे। हाँ, अब बहुत हो गया। हमने कुछ कहा नहीं, औरत है समझ के, लेकिन इन्होंने तो हमारे पेट पर ही लात मार दी। आसपास के लोगों में दोनों सास बहू के खिलाफ काफी गुस्सा था। उसी शाम सुधीर से वो आकर मिलते हैं। अरे सुधीर भाई, तुम अपनी पत्नी को कैसे संभालते हो? तुम्हारे पेट पीछे पानी पूरी बेचने के नाम पर पता नहीं क्या क्या करती रहती है। वहां हमेशा ये आदमी खड़े रहते हैं। नहीं नहीं, ये तुम कुछ भी कह रहे हो। मैं अपनी पत्नी को जानता हूँ। आपको मानना है तो मानो, अब हम झूठ थोड़े बोलेंगे। तुम्हारी पत्नी ही ऐसी है, तुम्हारी माँ भी कुछ भी नहीं कहती है। हम तो तुम्हें बता रहे थे, बस आगे तुम्हारी मर्जी। सुधीर को अब अपनी पत्नी पर शक होने लगता है। अगली सुबह सुधीर पानी पूरी के पानी में काफी पानी मिलाने लगता है। पानी पूरी का ठेला क्या लगाने लग गए ये दोनों सास बहू, खुद को समझने क्या लगे। अब देखता हूँ मैं भी कि कितने दिन तक इनका पानी पूरी का ठेला रहेगा और कब तक इनकी अकड़ रहेगी। दोनों सास बहू अपना ठेला वापस से बाजार में लेकर जाते हैं और ग्राहक को गोलगप्पे खिलाने लगते हैं। ये क्या है? हमें आपके पानी पूरी पसंद क्या आने लग गए? आप मिलावट वाली पानी पूरी खिलाने लगोगे क्या? मुझे नहीं खाने। एक दिन में कई ग्राहक ने सास बहू की पानी पूरी की बुराई की थी और ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। माँ जी, हमारे साथ क्या हो रहा है? कुछ ही दिनों में लोग हमारी पानी पूरी की इतनी ज्यादा बुराई कर रहे हैं, ऐसा क्यों? कुछ ही दिनों में हमारा काम तो लगता है बंद हो जाएगा। बहू, ये तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। दोनों सास बहू काफी परेशान हो जाते हैं और ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सास बहू पानी पूरी बनाकर बाहर से घर आते हैं तो वो सुधीर को मिलावट करते हुए देखते हैं। अब बस कुछ दिन और, फिर इनका ठेला दिखेगा नहीं बाजार में। सुधीर को मिलावट करते हुए देखकर दोनों सास बहू समझ जाते हैं। ये मिलावट तू कर रहा था? तुझे शर्म नहीं आती अपनी ही पत्नी और माँ का काम खराब करते हुए? हाँ, खुद तो कुछ करता नहीं है और हमारा काम भी खराब कर दिया। मैंने काम खराब किया? अरे आप दोनों जो वहां कर रही थी वो क्या मुझे पता नहीं है? ठेले पर सब आदमी क्यों आते हैं मुझे सब पता है। शीला, तुम मुझसे कितना झूठ बोलोगी? मुझे सब पता चल गया है। बस बहुत हो गया। आपको किसी ने भी कुछ भी बताया और आपने मान लिया। अरे अपनी पत्नी और माँ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। माँ जी, अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। बहू, इस घर से तू अकेले नहीं जाएगी, बल्कि मैं भी जाऊंगी। घर वालों से ज्यादा बाहर वालों पर भरोसा है तो यहाँ क्यों ही रहे। मुझसे गलती हो गई, आप दोनों मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। सुधीर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन अब काफी देर हो जाती है। दोनों सास बहू अब दूसरे गांव में अपना पानी पूरी का ठेला लगाते हैं और वहीं रहते हैं।
सुजीत एक काफी गरीब आदमी होता है जो अपने परिवार के साथ रहता है। सुजीत की पत्नी लता अपनी सास गीता से कहती है, माँ जी अभी तो इनका काम अच्छा चल रहा है, कुछ पैसे भी जमा हो गए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहेगा ना तो जल्दी हम अपना घर ठीक करवा लेंगे, वरना ऐसे घर में काफी परेशानी होती है। हाँ बहू, ये तो तू बिल्कुल सही कह रही है, ऐसे में तो परेशानी होती ही है। आज मैं सोनू के लिए नए कपड़े भी लेकर आ रही हूँ। कब से बेचारा नए कपड़े मांग रहा है, लेकिन पैसे ही नहीं होते हैं, इसीलिए 2 साल से सोनू को भी नए कपड़े मैंने नहीं दिलवाए हैं। बहू, अब हालात सुधर रहे हैं तो क्यों सोचना, आज सोनू के लिए अच्छे से कपड़े ले आना। घर के हालात सुधर रहे थे, जिसे लेकर अब सुजीत का परिवार काफी खुश था। कुछ दिनों बाद सुजीत ब्रेड पकौड़े बेचकर घर आ रहा होता है, तभी एक गाड़ी सुजीत को टक्कर मार देती है। आ आ कोई है? आ सुजीत दर्द में काफी देर तक तड़पता रहता है। काफी देर बाद कुछ लोग सुजीत को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उस एक्सीडेंट में सुजीत अपने दोनों पैर खो देता है, और जब ये बात सुजीत के परिवार को पता चलती है तो उन्हें काफी दुख होता है। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो गया? मेरे बेटे के साथ ही ये सब होना था क्या? अब हमारा क्या होगा? माँ मुझे माफ कर दो, मैं अपने परिवार के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। लता मुझे माफ कर दो। अरे आप माफी क्यों मांग रहे हैं? जो भी हुआ है उसमें आपकी गलती थोड़ी ना है। जो हुआ वो एक हादसा था, और हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है ना, इसीलिए आप खुद को कोसना बंद करिए। सुजीत भी अब घर पर ही बैठ जाता है, जिस वजह से घर के हालात बिगड़ने लगते हैं। घर में तो कुछ भी राशन नहीं है, अब मैं क्या करूं? अगर इन्हें पता चला तो ये परेशान हो जाएंगे। एक बार माँ जी से बात करती हूँ इस बारे में। लता काफ़ी परेशान हो जाती है और अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, घर में राशन भी नहीं है, और उधार राशन जब लेने गई थी तो उधार राशन देने से भी मना कर दिया, क्योंकि अभी तक हमने पहले का ही उधार नहीं चुकाया है। अब हम क्या करेंगे? लता अपनी सास से बात कर ही रही होती है, तभी वहाँ लता का बेटा सोनू आता है। माँ, मुझे स्कूल से घर भेज दिया। क्यों? स्कूल से घर क्यों भेज दिया? किसी ने कुछ कहा क्या? माँ, स्कूल की मैडम ने कहा है जब तक स्कूल की फीस नहीं भरेंगे मेरे माँ बाप, तब तक मुझे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने मेरी स्कूल की फीस नहीं भरी क्या? बेटा, तुझे तो पता ही है ना, तेरे बाबा की तबीयत खराब है। मैं कुछ दिनों में स्कूल की फीस भर दूंगी। अच्छा, अभी ज़रा बाबा के पास जाओ, देखो तो वो क्या कर रहे हैं। सोनू जैसे ही वहाँ जाता है तभी गीता कहती है, बहू, ऐसे तो हम नहीं रह सकते। सोनू का भी भविष्य है और घर के बारे में भी देखना है। सुजीत की दवाई, घर का राशन, ये सब भी देखना है। माँ जी, हम अब सुजीत जी के बदले ब्रेड पकौड़े बेचते हैं। वो काम नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हम तो काम कर ही सकते हैं ना, कमाई तो होगी। बहू, तू बात तो बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन लोगों को सुजीत के हाथों के ही ब्रेड पकौड़े पसंद हैं। उन्हें हमारे हाथ का स्वाद कुछ अच्छा नहीं लगेगा। हमें कुछ और सोचना चाहिए। दोनों सास बहू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद सब साथ बैठे होते हैं, तभी लता कहती है, सुजीत जी, ये जो आप ब्रेड लाते थे ये काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन हम ब्रेड का कुछ और नहीं बना सकते हैं क्या? ब्रेड का तो बहुत कुछ बन सकता है। माँ, हमारे स्कूल में जब स्टॉल लगाए गए थे ना, तो ब्रेड का पिज़्ज़ा भी लगाया गया था स्टॉल में, और वो बहुत ही अच्छा बना था। आप क्या घर में ब्रेड पिज़्ज़ा बना रही हो? नहीं बेटा, हम ब्रेड पिज़्ज़ा नहीं बना रहे हैं, बल्कि ब्रेड पिज़्ज़ा का ढाबा खोल रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। अब हम ब्रेड पिज़्ज़ा बेचा करेंगे। ब्रेड पिज़्ज़ा के बारे में काफ़ी पहले मैंने भी सुना था। घर के हालातों को जानते हुए अब लता और गीता दोनों मिलकर एक छोटा सा ढाबा खोलते हैं, जहां दोनों ब्रेड पिज़्ज़ा बेचना शुरू कर देते हैं। अरे वाह, हमारे गांव में ब्रेड पिज़्ज़ा! मुझे तो ब्रेड पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, लेकिन हमारे गांव में कभी खाने को ही नहीं था। अरे, तो अब क्या सोच रही हैं? अब तो हमारे गांव में भी ब्रेड पिज़्ज़ा का ढाबा खुल चुका है, तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं? चल ना, ढाबे पर चलते हैं ब्रेड पिज़्ज़ा खाने। दोनों सहेलियां ढाबे पर जाती हैं। अरे, ज़रा हमें भी ब्रेड पिज़्ज़ा खाने को दे दो, और एक पैक भी कर देना, मैं तो घर भी लेकर जाऊंगी, घर पे भी तो सबको खिलाऊं। ऐसे ही कुछ दिनों में वहाँ सबको ब्रेड पिज़्ज़ा काफ़ी पसंद आने लगता है। गरीब ब्रेड पिज़्ज़ा ढाबा अच्छा चलने लगता है, और ये देखकर आसपास के लोग जलने लग जाते हैं। मैं इतने समय से यहाँ पर चाट बेच रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरे ठेले पर कभी इतनी भीड़ नहीं हुई जितनी भीड़ यहाँ हुई है। इस ब्रेड पिज़्ज़ा की वजह से कोई मेरे ठेले पर नहीं आता था, तो अब से मैं भी ब्रेड पिज़्ज़ा ही बेचा करूँगा।
तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अरे वो उमाकांत है ना, वो भी ब्रेड पिज्जा बेचने लग गया। अब उसके दिन के 3,000 4,000 तो बन ही जाते हैं। हम सब यहाँ अच्छे से अपना काम कर रहे थे, लेकिन दोनों सास बहू के आने के बाद से तो हमारा काम ही ठप पड़ गया। और वो कहते हैं ना, दूसरों का भला हम तब ही कर सकते हैं जब हम खुद का भला करें। मैं भी अब ब्रेड पिज्जा बेचना ही शुरू कर रहा हूँ। धीरे धीरे करके उसकी सड़क पर काफी लोग ब्रेड पिज्जा बेचने लग जाते हैं, जिस वजह से सास बहू का काम धीमा पड़ जाता है। बहू, अचानक से हमारा काम धीमा पड़ गया है, अब हम क्या करें? माँ जी, पहले भी तो परेशानी आई थी ना, लेकिन उन परेशानियों से ही तो लड़कर आज हम यहाँ खड़े हैं। भगवान देख रहे हैं, वो आज बुरा करके कल को हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा करेंगे। बहू, कल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन तू जितनी हिम्मत से काम ले रही है ना, ये देख कर तो मुझे भी हिम्मत मिलती है। मुझे भी यही लग रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। गीता और लता दोनों मेहनत से अपना काम करती और ऐसे ही कई दिन निकल गए थे। कुछ दिनों बाद दोनों अपने ढाबे पर ही थे कि तभी उनके ढाबे पर गांव का सरपंच आता है। अरे सरपंच जी, आप यहाँ, आपको कुछ काम था तो आप हमें बता देते ना, हम खुद चले आते। आपको तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? अरे अपने काम के लिए तो हर किसी को झुकना पड़ता है ना, और जब काम मुझे है तो तकलीफ आप क्यों उठाएंगी? माफ करना, हम कुछ समझे नहीं। आपको हमसे क्या काम है, बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? दरअसल इस महीने मेरी बेटी की शादी है, मेरी इकलौती बेटी है, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखना चाहता। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी बेटी की शादी, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? मेरी बेटी को आपके ढाबे का ब्रेड पिज्जा काफी ज्यादा पसंद है और वो चाहती है कि उसकी शादी में आपका बनाया हुआ ब्रेड पिज्जा भी रहे, इसलिए मैं आपको ऑर्डर देने आया हूँ। ये रही एडवांस पेमेंट। बहू, तू बिल्कुल सही कहती है। भगवान मुश्किलों के बाद रास्ता भी खुद ही दिखाते हैं। देख, हमारा ढाबा कैसे अच्छा नहीं चल रहा था और अब अचानक से ये ऑर्डर। हाँ माँ जी। दोनों सास बहू अब ब्रेड पिज्जा के लिए बड़े बड़े ऑर्डर लेना शुरू कर देती हैं और ढाबा खूब अच्छे से चलाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।